Good evening, doctors. Today we are going to discuss about the पंचकर्मा procedures. जैसे रेगुलर ओपीडीज में हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें जो पेशेंट्स को पंचकर्म के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, विद दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द दीपन एंड पाचन ट्रीटमेंट. दीपन पाचन क्या होता है कि हमने उसको चित्रकाति वटी, अग्नितुंडी वटी, त्रिकटु चूर्ण या दीपनीय ड्रग्स को देके उसके डाइजेस्टिव फायर को मेंटेन करना है. उसके बाद स्नेह हम उसको प्लान करेंगे. जो प्रोसीजर्स रहते हैं दैट इज अ वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, रक्त मोक्षण. गिव यू ब्रीफ अबाउट द ईच प्रोसीजर कि किस तरह से इस प्रोसीजर को किया जाता है. स्टडी इसको पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे. पश्चात पंचकर्म के प्रोसीजर तीन कैटेगराइज में किया गया है. फर्स्ट इज अ पूर्व कर्म, देन प्रधान कर्म और पश्चात कर्म. हमारे जितने थेरेपिस्ट हैं उनको इन चीजों का पता होना चाहिए. व्हाट इज अ पूर्व कर्म. हमने पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट में लेना है तो क्या कर्म में क्या क्या चीजें अरेंज करना है. देन मेन प्रधान कर्म जो है वो 5 ही है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम. हम जब भी पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर्स के लिए प्लान करते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, रक्त मोक्षण, दीज आर द 5 मेन प्रोसीजर्स. उससे पहले जितने भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं दैट कम्स अंडर द पूर्व कर्म. चाहे आप उसको जानू बस्ती दे रहे हो, अभ्यंगम दे रहे हो, कटी बस्ती दे रहे हो, शिरो मूर्धनी तेल कर रहे हो. मूर्धनी तेल में 4 तरह से किया जाता है, जिसमें हम शिरोभ्यंगम करते हैं, शिरो पिच्चू भी करते हैं, शिरोधारा करते हैं, शिरो बस्ती करते हैं. ऑल दीज प्रोसीजर्स आर कम्स अंडर द पूर्व कर्म. प्रधान कर्म के लिए जब भी हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है तो उसकी जाठरा अग्नि जो है वो इस स्टेज पे होनी चाहिए, ताकि वो हमारी औषध को, हम अगर उसको स्नेहपान करवाएंगे तो वो हमारी औषध को पचाने का की स्ट्रेंथ रखता हो. उसके दोषा जो है वो आमा से निरामावस्था में आ जाने चाहिए. इसीलिए बोला जाता है जितना अच्छा हम दीपन पाचन करेंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है वमन में, और जितना अच्छा हमारा संसर्जन क्रम होगा. कई बार होता है पेशेंट वमन या विरेचन के बाद संसर्जन क्रम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस कंडीशंस में भी क्या होता है कि दोषास जो है विशेटेड अवस्था में हो जाते हैं और पेशेंट्स को पेन एग्रीवेट हो जाता है. ये जिस कंडीशंस में वो आया था रिवर्स होके उसी कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाता है. बिकॉज हमें निदान को परिवर्जन करना है. निदान परिवर्जन करने के लिए हमें उसका संसर्जन क्रम पेशेंट को मेन फोकस में रखना चाहिए कि हम उसको, अगर हमें कौन सी शुद्धि हमने करी है, अगर हमने 3 डेज स्नेहपान किया है तो कम से कम 3 दिन ही हमें उसका संसर्जन क्रम प्रॉपरली करवाना चाहिए. और किसी पेशेंट के अगर हमने 5 डेज स्नेहपान करके शुद्धि करी है तो 5 दिन तक उसका संसर्जन क्रम करवाना है, जिसमें हमने पेशेंट को डे टू डे धीरे धीरे से इंक्रीज करनी है डाइट. जैसे हमने क्लासिकल बुक्स में पढ़ा हुआ है मंड, पेया, विलेपी, अकृत्युष, कृत्युष. बट कैसे इसको मॉडर्नाइज तरीके से हम दें ताकि पेशेंट उसको इजीली ले सके. तो सबसे पहले हम बिल्कुल लिक्विड देते हैं. लिक्विड इन द फॉर्म आप उसको चावल की मांड दे दीजिए, या उसको आप मूंग दाल का सूप बनाने को बोलिए और सिर्फ उसमें सेंधा नमक और हींग डाल के ही लेगा. सेकेंड डे आप थोड़ी सी डोज को इंक्रीज करेंगे. आप मूंग दाल में हल्के से चावल मिक्स करके उसको बिल्कुल पतली खिचड़ी जिसमें कम से कम 24 गुना जल डाला गया हो, क्योंकि जब भी हम मंड बनाते हैं इसमें 16, 24, 16, 18 और इस तरह से हम वाटर को ऐड करते हैं. सो वी कैन मेक दैट. इसके हम संसर्जन क्रम को पूरा परफॉर्मा बना के कि पेशेंट को पहले 24 गुना जल लेना है, उसके बाद उसको रिड्यूस कर सकता है, वो 20 गुना जल में अपना प्रेपरेशन बनाए जिसमें सिर्फ वो मूंग की दाल और चावल को ही लेगा. थर्ड डे जो है उसको थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में ले सकता है, उसकी क्वांटिटी में वो 8 गुना जल को डाल सकता है. और 5 to 6 डेज उसको हम धीरे धीरे नॉर्मल सेमी सॉलिड डाइट्स पे लेके आते हैं. अगर पेशेंट का हम संसर्जन क्रम अच्छे से एक्सप्लेन करें और पेशेंट उसको पूरा फॉलो करता है तो वमन और विरेचन के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. क्योंकि जब हमने इसको दीपन पाचन किया तो हमारे जितने भी दोषास हैं हमारी शाखास में हैं, अभ्यंगम करने के बाद उसको हम कोष्ठ में लेके आए हैं. शाखा जब हम कोष्ठ में लेके आए तो हमने उसको बाहर निकाला, चाहे हम उसे वमन के प्रोसीजर से निकाला चाहे विरेचन के प्रोसीजर से निकाला. नेक्स्ट हमने इसकी जाठरा अग्नि को धीरे 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 करके, अगर एक लो बुझ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जब पंचकर्म के लिए पेशेंट को प्लान करते हैं तो उसकी सारी हम चेंजेस में लेके आते हैं.
इसीलिए सबसे पहले हमें दीपन पाचन हमेशा स्ट्रांग देना चाहिए। किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट वमन या विरेचन के लिए नहीं प्लान करना है। कम से कम 7 डेज या 15 डेज उसको उसको दीपन पाचन ड्रग्स दीजिए, ताकि उसकी जाठरा अग्नि प्रज्वलित हो जाए और वो हमारे स्नेहन को पचाने योग्य हो जाए। नेक्स्ट आता है कवल गंडूश और धूमपान। कवल गंडूश हम नस्यम का प्रोसीजर करवाते हैं, उसमें भी हम कवल गंडूश जो है वो पश्चात कर्म में करते हैं, या पेशेंट को आप वमन करवा रहे हो, वमन के बाद भी आप उसको पश्चात कर्म में कवल या गंडूश पेशेंट को करवाएंगे। धूमपान वमन के केस में किया जाता है, नस्यम के केस में किया जाता है। विरेचन, रक्तमोक्षण और बस्ती के केसेस में धूमपान नहीं दिया जाता, क्योंकि नस्यम और वमन में दोषा उत्क्लेशावस्था में दिए जाते हैं। हम ऊर्ध्वजत्रुगत कफ को बाहर निकाल रहे हैं, तो जो कफ जो हमारे नस्यम हमने दिया, जितना भी नेजल से एक्सट्रैक्शन है वो निकल जाती है। उसके बाद जो दोषक है अपने रिटेन्ड है हमारी बॉडी में, उसको हम धूमपान की विधि से बाहर निकालेंगे। धूमपान लेने से क्या होता है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है हमारी चैनल्स के बीच में, स्रोतस का अवरोध हो रहा है। कई बार आपने देखा नस्यम जब हम देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को इरिटेशन हो जाती है थ्रोट में। अगर हम उसको धूमपान करवा देते हैं तो वो चैनल जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं तेल की वजह से, वो लुब्रिकेशन तेल ने किया, गर्म हमने गंडूश करवाया, तो वो सारा का सारा कफ बाहर निकला। बट कुछ कफ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड कर जाता है हमारे स्मॉल चैनल्स में। जैसे ही हम उसको धूमपान देते हैं, धूमपान इन द फॉर्म ऑफ, आप हरिद्रा से धूमपान दीजिए, या धूमवर्तीज आती है जिसमें मृदु, मध्य, तीक्ष्ण 3 तरह की धूमवर्तीज होती हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी मिल जाती है मार्केट में। उस धूमवर्ती को यूज करके भी डायरेक्ट आप पेशेंट को इनहेल करवा सकते हो। जैसे ही वो धूमपान लेता है तो वो जितने भी हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो स्रोतस को, अवरोध को निकाल देगा, और पेशेंट को धीरे धीरे से रिजल्ट मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। तो धूमपान इज मस्ट। जब हम नस्यम करवा रहे हैं या वमन करवा रहे हैं, उसके बाद धूमपान पेशेंट को जरूर देना है। अकॉर्डिंग टू ऋतु जो है, हम कौन कौन से प्रोसीजर्स को कर सकते हैं। वसंत काल में, यस्टरडे आई टोल्ड यू, हमें कफ का प्रोमिनेंस होता है, इसलिए हमें वमन को प्रेफर करना चाहिए। पेशेंट किसी भी डिजीज से आता है, उसको मृदु वमन करवा के पहले जो दोषाक्लेश अवस्था में उसको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दोषा जो है स्थान संशय अवस्था में आते हैं, प्रसरावस्था में, तो वो बाहर की तरफ लगते हैं। जो ऑलरेडी एग्रीवेटेड दोषा है उसको पहले हम निकालेंगे, देन नेक्स्ट जहाँ पे एग्रीवेटेड ऑफ दोषास है, तब हम सेकेंडरी उसको ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। अगर पेशेंट इसी तरह हमारे पास वर्षा ऋतु में आ रहा है, तो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ हमें उसका वात का शमन करना है, चाहे पेशेंट को ENT इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, हमें पहले इसका वात का शमन करना है। देन वी हैव टू गो फॉर द, हमें उसका पर्टिकुलर जो डिजीज, जो सिस्टम की डिजीज है, रसा, रक्त, मांस, अस्थि, कौन सी धातु से विषेटेड हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट जो है प्लान करेंगे। वी ऑल नो दैट कि आश्रय भावा और स्थान, वात पित्त कफ का स्थान क्या है। नॉर्मली वे से हमें वी कैन, जो हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत के दोषास हैं उसको हमें वमन से बाहर निकालना है। जो हमारे दोषास पक्वाशय में है, जो अमाशय के बीच में है, अमाशय और पक्वाशय के बीच में, उसे हमें विरेचन के थ्रू बाहर निकालना है। और जो लोअर एब्डोमेन में शक्ति स्रोत अस्थि के बीच में है, उसे हमें बस्ती के थ्रू बाहर निकालना है। अब इस कंडीशंस में हमने कब पैसे प्लान कर रहा है, सबसे पहले जब भी हम पंचकर्म किसी भी पेशेंट का प्लान करते हैं, हमें उसे डू एंड डोंट्स बहुत जरूरी है, नेसेसरी है उसे बताना, क्योंकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन रिवर्स ओपन कर रहा है। रिवर्स ओपन करने से क्या होगा, उसका कफ एग्रीवेटेड हो जाएगा। जैसे ही कफ एग्रीवेटेड होगा, उसके बॉडी में अहित लक्षण या अति योग लक्षण जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट्स में हमें पेशेंट को दिन में कफ कर आहार, जितने भी कफ को बढ़ाने वाले आहार है, जैसे कर्ड है, दही उसको अवॉइड करना है। दिन में उसको सोना नहीं है, उसको बहुत लंबा व्हीकल ड्राइव नहीं करनी है, क्योंकि जब लंबा यान करते हैं तो उससे वायु एग्रीवेटेड होता है। ना अति हमें एक्सेसिव वॉक करना है, ना अति व्यायाम, ना अति ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट। उसको ये हमें डोंट्स का एक स्लिप देना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, कि वो अपने ट्रीटमेंट को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके। सप्रेशन ऑफ नेचुरल एलर्जीज,
वी नो दैट फिफ्थ अध्याय में बताया गया है, वेगान धारित वात बिंद मूत्र शब्द त्रुप शुधाम निंद्रा कासा शम श्वासा जृंबा चर्दी रेतसा, जितने भी हमारे धारण, वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि अगर आपको यूरिन स्टूल इसको धारण नहीं करना है, जब भी आपको यूरिन लगता है अर्ज जाती है, यू हैव टू पास। क्योंकि क्या होता है, एक तरह से हम उसको पंचकर्म का प्रोसीजर दे रहे हैं। पेशेंट को हमने बिना इवैक्यूलेट किए उसको बोला कि जाके थेरेपी टेबल पे लेट जा, और पेशेंट को यूरिन उसने होल्ड किया हुआ है और वी आर गिविंग द मसाज। उसमें क्या है कि पेशेंट का जो मेन ब्रेन का एक्शन है वो उसको यही रहेगा कि मुझे अर्ज आ रही है, तो ही विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। तो पेशेंट को जब भी हम थेरेपीज के लिए लेते हैं उसे यूरिन स्टूल पास करवा के ही हमें टेबल पे लेना है। सेकेंड थिंग, अगर हम कोई भी पंचकर्मा प्रोसीजर्स दे रहे हैं उस टाइम भी हमें पेशेंट को गाइड करना है, यू शुड नॉट टेक द कोई भी नेचुरल अर्जीज को वो होल्ड नहीं करेगा। एक्सरसाइज, उसको अति व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि व्यायाम कर सकता है बट अति व्यायाम क्यों, अति व्यायाम से फिर वायु का एग्रीवेशन होता है। हमें वात कर आहार, वात कर विहार कुछ भी नहीं लेना है। पेशेंट को इस चीजों के लिए गाइडलाइन देनी है हमें। एक्सपोज टू एसी, जैसे कुछ पंचकर्मा सेंटर्स में क्या होता है कि दे आर गिविंग द प्रोसीजर अंडर द एसी। उसमें उन कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट को, क्योंकि वी नो दैट निवात स्थान, ऐसा कंडीशन होनी चाहिए जहां पे पेशेंट को एकदम से निवात स्थान होना चाहिए, उसे एक्सपोज हमें एसी में नहीं करना है। बट अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी का सीजन है उस कंडीशन में टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट एसी में एक्सपोज ना करिए पेशेंट को, यू कैन पुट एसी ऑन अनदर रूम जिसका थोड़ा सा विंडो ओपन करके, ताकि वो दूसरे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। डायरेक्ट एसी में एक्सपोज करेंगे, वात बढ़ेगा तो नेक्स्ट डे पेशेंट को कंबन हो जाएगा, उसकी जो स्टिफनेस उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपोजर टू द ब्रीज। थेरेपी करने के बाद एकदम से उसको सनलाइट में भी नहीं जाना है और खुली हवा में भी नहीं जाना है। किसी स्मोक पार्टिकल्स, कहीं पे पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, उस एरिया का भी उसने ध्यान रखना है कि पॉल्यूटेड एरिया में डायरेक्ट वो पॉल्यूटेड एरिया में ना जाए। अगर पेशेंट की इरेगुलर डाइट हैबिट है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पेशेंट के डाइट हैबिट को नॉर्मलाइज करना है। बिकॉज हम जानते हैं कफ जो है वो मॉर्निंग का टाइम जो होता है ब्रेकफास्ट का 8 o'clock का, लंच 1 o'clock और शाम का 8 बजे का डिनर का टाइम है। तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गाइड द पेशेंट कि वो टाइमली आहार ले, क्योंकि असमय आहार लेना भी बहुत बड़ा कॉज है वायु को एग्रीवेट करने का। तो जब भी हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो पेशेंट को वायु शामक चीजों के लिए हमने आहार और विहार के लिए गाइडलाइन देनी है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल इंटरकोर्सेज। वो एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्सेज में न जाए, बिकॉज वो भी बात एग्रीवेशन करता है। ज्यादा एंगर, क्योंकि ये धारणीय वेगस है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इन धारणीय वेगस को पेशेंट को धारण करना है। बहुत एक्सेसिव ग्रीफ नहीं करनी है, बहुत एंग्री में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा स्विमिंग। अगर पेशेंट जो है बात इसमें ज्यादा ना तो ज्यादा एक्सरसाइज करे और ना ही ज्यादा किसी भी तरह से वो बॉडी को ज्यादा एक्सपोज में ना लेके जाए। तो दीज आर द गाइडलाइन बिफोर स्टार्टिंग द पंचकर्मा ट्रीटमेंट। हमें पेशेंट को ये सारी गाइडलाइन ये पेपर पे देनी है। अब डूज में क्या करना है, जब भी हम पंचकर्मा प्रोसीजर्स करवाते हैं हमें पेशेंट को गर्म पानी का सेवन करने के लिए ही बोलना है। हमने उसको नस्यम दिया, घर जाके वो ठंडा पानी ले लेता है तो उससे जितना भी कफ हमने डिसॉल्व किया, क्योंकि दीज आर द साइनसिस, ये साइनसिस पॉइंट में कफ एक्यूमुलेटेड था, हमने इसको स्टीम दी। स्टीम देने से जितने भी स्रोतस में एक्यूमुलेटेड कफ था वो डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से उसको स्नीजिंग और नेजल से पैसेज से उसको सारा नेजल से जितना भी मल भाग था वो भाग सकता है। जब भी हम नस्यम का प्रोसीजर देते हैं, अगर पेशेंट घर पे जाके, वी आर नॉट गिविंग द प्रॉपर गाइडलाइन, अगर हमने इसको नहीं दिया है और वो घर जाकर ठंडा पानी ले लेता है तो उससे क्या होगा कि जितने भी चैनल्स हैं वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और उसको अगर वो प्रतिशाया से हमारे पास आया है या पेशेंट को हमारे पास हेडेक से भी आया है तो उसके वो हेडेक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू एडवाइज कि उसे ल्यूकवार्म वाटर ही लेना है। सर पे भी पानी डालेगा तो गुनगुना पानी ही डालेगा, नहाने के लिए भी गर्म पानी को ही यूज करेगा और पीने के लिए भी वो गर्म पानी ही का ही सेवन करेगा। पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें प्रॉपरली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डॉक्टर को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रिक्टली एक्सप्लेन करना है, देन ओनली वी कैन गेट द गुड रिजल्ट्स इन द पंचकर्मा प्रोसीजर, वमन विरेचन बस्ती एंड रक्त मोक्षण। ये सारे ये डू एंड डोंट्स हमें पूर्व कर्म में भी बताने हैं पेशेंट को, बिकॉज जब भी हम बस्ती ग्रीवा बस्ती भी दे रहे हैं उस कंडीशन में भी हम वी आर गिविंग ए लोकल एरिया,
लोकल एरिया के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, अगर पेशेंट एकदम से एक्सपोज कर लेगा एसी में तो स्तंभन उसकी बॉडी में हो जाएगा। इसलिए अभ्यंगम के बाद भी पेशेंट को गर्म पानी से ही स्नान लेना चाहिए, और टाइम ड्यूरेशन जो है मिनिमम ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसके बीच में रखना चाहिए। अब जनरल गाइडलाइन में क्या है, इंडिकेशंस। देखिए पंचकर्म हम बहुत सारे डिजीजेस में दे सकते हैं, बट जो मेजर डिजीजेस है जिसके लिए हमें पंचकर्म को प्लान करना होता है, दैट इज पैरालिसिस। पैरालिसिस में पक्षाघात विरेचनम चिकित्सा सूत्र में दिया गया हुआ है इसके। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को हमें पंचकर्म प्लान करना है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स को हमें अस्थिवाह स्रोतस के लिए वायु का बस्ती के लिए प्लान करना है, जिसमें लाक्षादी की बस्ती वी कैन प्लान। स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स को या गृध्रसी के पेशेंट्स को, अर्थराइटिस के पेशेंट में, रूमेटिक अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन दोनों केसेस में वी कैन गिव विद प्रधान कर्म से ही हमें रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं आम बात, उसमें दीपन पाचन रुक्ष औषधम और स्पेसिफिक वितरण बस्ती का व्याख्यान दिया गया है। तो बिना वितरण बस्ती दिए हम रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट्स में रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। पार्किंसनिज्म के पेशेंट में, सेरिब्रल पैल्सी के पेशेंट में, ओबेसिटी में हम लेखन बस्ती पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी में जब एडिपोस टिश्यू का एक्युमुलेटेड है तो उसमें हमें लेखन चिकित्सा करनी है, उसमें हमें स्नेहन चिकित्सा नहीं देनी है, उसमें हमें अपतर्पण चिकित्सा करनी है, संतर्पण चिकित्सा नहीं करनी है। सिमिलर लाइक डायबिटीज के केस में भी अगर हम पंचकर्म प्लान करते हैं तो वी हैव टू गिव द अपतर्पण चिकित्सा हमें देनी है। इनफर्टिलिटी के केस में रसायन वाजीकरण अध्याय में पंचकर्म के बारे में व्याख्यान दिया गया है, तो इनफर्टिलिटी में हम पंचकर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से पेशेंट्स को हमें पंचकर्म एडवाइज नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन फेज में किसी भी पेशेंट को अगर पीरियड्स है 3 to 4 डेज, कोई भी पंचकर्म का प्रोसीजर्स नहीं देंगे, बिकॉज रजा शुद्धि के टाइम में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस टाइम हमारे दोषा जो है वो हीन अवस्था में आ जाते हैं, हमारी बॉडी का जो सतब होता है वो स्लो हो जाता है। एट दैट टाइम हमें किसी भी पेशेंट को कंप्लीट प्रोसीजर्स पे कभी नहीं देना है। अगर हाँ हो सकता है किसी पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, कोई लोकल आपको लेप लगाना है या लोकल पिचू धारण करना है, तो आप उसको कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, इस तरह की बस्ती ना देकर उसको लोकल पिचू दे सकते हो। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है कि पेशेंट को रिलीफ चाहिए ही, तब हम उसको लोकल लेपम दे सकते हैं। अदरवाइज कोई भी सर्वांग, ना सर्वांग स्वेदन, सर्वांग अभ्यंगम, सर्वांग उद्वर्तनम, कोई भी प्रोसीजर्स हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज। नर्सिंग मदर्स को, जो फीडिंग दे रही हैं, उन मदर्स को भी नहीं देना चाहिए पंचकर्म। ये कंप्लीट पंचकर्म वमन विरेचन बस्ती की बात हो रही है इस टाइम। अगर आप पूर्व कर्म में से कोई प्रोसीजर्स करना चाहते हो नर्सिंग मदर्स में, वो भी कंडीशंस के ऊपर आप शॉर्ट प्रोसीजर्स कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में हमें नहीं करना है पंचकर्म। 8वें महीने 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में लिखा गया है आचार्य ने कि 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में वी कैन गिव द बस्ती, हम उसमें पेशेंट को निरूहा अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, और 9th मंथ में हम उसको पिचू धारण करवा सकते हैं वेजाइनली। उसके अलावा फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें प्रेगनेंसी में कोई भी पंचकर्म के प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देने हैं। एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस में हमें पंचकर्म नहीं करना है। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स में, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनको हमने वमन के लिए प्लान किया और पेशेंट फर्स्ट डे ही बोल रहा है कि मैं तो वॉमिटिंग कर ही नहीं सकता, या मेरे अंदर इतना सतव ही नहीं है कि मैं वॉमिटिंग कर सकूं। अगर इन कंडीशन ऐसे पेशेंट्स को हम पंचकर्म के प्रोसीजर्स के लिए हम मोटिवेट भी करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट भी कर देते हैं, तो हो जाता है कई बार होता है पेशेंट 1 या 2 दिन स्नेहपान लेने के बाद उसको विड्रॉ कर देता है, क्योंकि स्नेहपान देने से पहले हमने पेशेंट को दीपन पाचन ड्रग्स देके, जैसे हम उसको स्नेहपान देते हैं उसके दोषास उत्कलेश अवस्था में आते हैं, उस टाइम पेशेंट की सारी ही बीमारियां जो है वो बढ़ती हैं। अगर उसको जॉइंट्स पेन है तो ड्यूरिंग स्नेहपान उसका जॉइंट्स पेन भी बढ़ेगा, सर्वाइकल पेन भी बढ़ेगा, जो भी उसकी कंडीशंस हैं वो सारी एग्रीवेटेड होती है। अगर नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है तो उसमें क्या रहता है कि 2nd या 3rd डे के स्नेहपान के बाद वो स्टॉप कर देता है ट्रीटमेंट, फिर वो सफरर बन जाता है, क्योंकि जब अगर हमारी शुद्धि सही नहीं हुई है, वो हीन शुद्धि में चला जाएगा पेशेंट, तो उसको दोबारा से दीपन पाचन ड्रग्स देके उसकी डाइट को कंट्रोल करके हम इसको बिल्कुल लघु आहार लंघन ट्रीटमेंट देके तब उसके दोषास को हम नॉर्मलसी में लेके आ सकते हैं।
तो हमें पहले ही वी हैव टू डिसाइड कि कोई बहुत ही अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स है तो आप उसमें पूर्व कर्म ही करवाइए, उसको प्रधान कर्म की तरफ नहीं लेके जाएंगे। और अगर जरूरत लगती है बहुत ही ज्यादा तो वी कैन हम उसको स्नेहन प्रविचारण दे सकते हैं। 24 टाइप ऑफ स्नेह परिविचारण है जिसको हम स्नेहन को किसी में मिक्स करके दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वमन करवाने से पहले पेशेंट को शोधन स्नेहन ही देना है, जैसे हमें 30, 40, 60, 90 ml स्नेहन देना है। वी कैन एक्सप्लेन, हम उस पेशेंट को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्नेहन भी दे सकते हैं। लगातार उसको दूध में स्नेहन दे सकते हैं, दूध में रंडोल पीने को दे सकते हैं, 10 ml वो रात को सोने से पहले ले ले। या एम्प्टी स्टोमक गुगलू तिक्त घृत है जॉइंट्स पेन में, स्किन केयर डिजीजेज में पंच तिक्त घृत है, इसको हम खाली पेट पेशेंट को 10 ml रेगुलर गुनगुने पानी के साथ देने को दे सकते हैं, ताकि वो अगर 10 या 15 दिन रेगुलर स्नेहन लेता रहेगा तभी उसकी बॉडी में स्नेहन का पाचन जो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम उन कंडीशंस में हमें पेशेंट को स्नेहन प्रविचारण के अकॉर्डिंग ही प्लान करना है कि किस तरह से हम स्नेहपान उसको करवाएं। इंडाइजेशन, जिस पेशेंट के ऑलरेडी इंडाइजेशन है उस कंडीशन में स्नेहपान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पंचकर्म भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि दोषा जो है वो आमावस्था में होते हैं। जैसे आपने उसको हिट एंड ट्रायल कुछ भी दिया वो एग्रीवेट हो जाएगा, उसका इंडाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, आंव इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको वॉमिटिंग सेंसेशन, एब्डोमेन पेन, इस तरह की कंडीशन जो है वो दिखना शुरू हो जाती है। नवज्वर, नवज्वर में हमें पंचकर्म जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड दिया गया है कि नवज्वर की मेन ट्रीटमेंट होती है दैट इज ए लंघन। हमें पेशेंट को लंघन करवाना चाहिए, उसको वमन विरेचन बस्ती के प्रोसीजर जो है वो नहीं देने चाहिए। हंगर एंड थर्स्ट, अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा क्षीण हो गया, उसके दो क्षीण अवस्था में आ चुके हैं, बहुत लंबे टाइम से हंगर है जिसको हम भस्मक रोग बोलते हैं, अगर कोई पेशेंट भस्मक रोग से पीड़ित है तो उसमें हमें पंचकर्म जो है दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और किसी पेशेंट ने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया है उस कंडीशन में भी हम पे पेशेंट को पंचकर्म के लिए प्लान नहीं करना है। सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान द पेशेंट कि हम किस किस पेशेंट को हम पंचकर्म दे सकते हैं और किस पेशेंट को हम पंचकर्म के प्रोसीजर्स के लिए नहीं देना है, डायरेक्टली हमने उसको शमन औषधि देनी है। अब पंचकर्म जो प्रैक्टिस किया जाता है डे टू डे लाइफ में, ये कई तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा है। फर्स्ट इज द मेजर मेन प्रोसीजर जो हमारे क्लासिकल प्रोसीजर्स हैं जिसमें 5 प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं। सेकंड जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, पेशेंट सामने से आकर डिमांड करता है हमें केरलीय पंचकर्म चाहिए, तो केरलीय पंचकर्म में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। केरलीय पंचकर्म में जो मेन प्रोसीजर जो है आजकल डे टू डे लाइफ में प्रचलित है दैट इज एक क्षाया धारा और काया सेका। काया सेका जिसको हम मेडिकेटेड ऑयल से देते हैं, क्षाया धारा जो कषाया से दी जाती है। थर्ड प्रोसीजर आता है कायाकल्प प्रोसीजर। कायाकल्प प्रोसीजर वो होते हैं जो रिजुविनेटिंग प्रोसीजर्स आते हैं। हमने पेशेंट के अगर स्वास्थ्य रक्षण के सिद्धांत पे हम वर्क करते हैं अगर, तो हम कायाकल्प प्रोसीजर दे सकते हैं जिससे उसकी बॉडी को हम स्ट्रेंथ दें, उसकी ओज को बढ़ाएंगे और उसकी तीनों दोषास को बैलेंस लेके मानसिक और शारीरिक दोषा को बैलेंस लेंगे। अगर हम पेशेंट को कायाकल्प पैकेज में शिरोधारा एडवाइस करते हैं तो वी कैन कंटिन्यू फॉर द, हमें 7 डेज तक शिरोधारा देनी चाहिए। 1 या 2 दिन की सिटिंग में शिरोधारा से पेशेंट को कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि शिरोधारा जब भी हम देते हैं, आई एम गिविंग यू द ब्रीफ कैसे शिरोधारा काम करती है। देखिए, हम जब पेशेंट को एडवाइस करते हैं शिरोधारा, आपने चाहे उसको ब्राह्मी तेल से दिया, क्षीर बला तेल से दिया, या आपने उसको तक्रधारा काम दिया, मेन जब हम इसको रेगुलर 45 मिनट्स या 30 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स हमें एक ही धारा को आग्नेय चक्कर पे डालते हैं, दिस पॉइंट पे हमें रेगुलर डालते हैं, जो एक्टिवेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। व्हाट इज हाउ शिरोधारा एक्ट, शिरोधारा काम कैसे करती है। हमने यहाँ पे रेगुलर धारा को पोर किया दिस पे, और ये हमारा एक्टिवेट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा कि जितने भी हार्मोन्स जो है हमारे सक्रिएट होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्रिएट करती है जो हमारे पूरी ही बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो शिरोधारा, हम बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हम पेशेंट को सिर्फ शिरोधारा से ही ठीक कर सकते हैं।
बट उसमें है शिरोधारा को कॉन्टिन्यूसली देना है। अगर वी कैन प्लान कि हमें 3 दिन शिरोधारा दे दी, 3 दिन अभ्यंगम दे दिया, तो वी कांट गेट द रिजल्ट्स। क्योंकि शिरोधारा जब भी हम देते हैं रेगुलर, जब हम इस पॉइंट पे एग्री मेडिसिन को पोर करेंगे, ब्राह्मी ऑयल, क्षीर बला या तक्कर को पोर कर रहे हैं, देयर इज अ वैरायटी, बहुत सारे ऑयल्स हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट। तो वो ऑयल जो हम पोर कर रहे हैं, ये ब्राह्मी ऑयल, ब्राह्मी इज अ ट्रैंकुलाइजर। ब्राह्मी का मेन एक्शन जो है वो ट्रैंकुलाइजर एक्ट करता है। तो जैसे ही वो ऑयल यहाँ पे गया, ये स्टिमुलेट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को और हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। अगर पेशेंट हमारे पास इंसोम्निया का आ रहा है, ये डिस्टर्ब्ड स्लीप है, तो हम सब डॉक्टर्स जो है उसको शिरोधारा एडवाइस करते हैं। बट हाउ मेनी डेज वी कैन प्लान फॉर द शिरोधारा? अगर पेशेंट डिप्रेशन का है तो मिनिमम ऑफ 28 डेज आपको शिरोधारा प्लान करनी चाहिए। पेशेंट को डिस्टर्ब्ड स्लीप है, डिस्टर्ब स्लीप का कारण क्या है? अगर कोई साइंटिफिक रीजन है, पेशेंट को कोई एबनॉर्मलिटी है बॉडी में, तो वी हैव टू चेक दैट ऑल्सो। अगर पेशेंट को स्लीप डिस्टर्ब ही रहती है, 3 घंटे 4 घंटे की स्लीप है, हमने उसको इंक्रीज करना है, तो हमने सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज करना है। क्योंकि डोपामाइन, सेरोटोनिन यही हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में स्लीप को इंड्यूस करते हैं, निंद्रा को। तो निंद्रा लाने के लिए हमें एक्टिवेट करेंगे जब हम ब्रेन को, तो मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स की शिरोधारा कॉन्टिन्यूसली फॉर 7 to 14 डेज जब हम देते हैं, तो 14 डेज के बाद ही पेशेंट को जो कफ का एकमुलेशन, क्योंकि निंद्रा का मेन कारण क्या है? कफ। हमने उसकी बॉडी में कफ को बढ़ाना है। जब कफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली निंद्रा उसके बॉडी में बढ़ जाएगी। तो हमें उसको कफ कैसे इंक्रीज करेंगे? अगर हमें इंसोम्निया के लिए शिरोधारा देना है तो वी हैव टू यूज, हमें तक्र धारा को देना चाहिए। तक्र जो है वो कफ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो जब भी हम प्लान करते हैं, कायाकल्प पैकेज भी हम किसी पेशेंट का प्लान करते हैं, तो हम उसको 3 डेज 5 डेज 7 डेज ना प्लान करके मिनिमम ऑफ आपको 7 डेज प्लान करिए, जिसमें 7 डेज शिरोधारा चले और 7 डेज ही अभ्यंगम चले। अगर ये दोनों प्रोसीजर हम कॉन्टिन्यूसली देते हैं, तभी हम उसकी धातु को स्टेबलाइजेशन में लेके जाएंगे। क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र है ओज, जब हम 7 धातुओं पे काम करेंगे तभी हमारा ओज बढ़ेगा। और कायाकल्प में क्या करना है? हमने ओज को ही इंक्रीज करना है। अगर हमारी बॉडी का ओज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली होने वाली जो डिजीजेस हमारी बॉडी में आ रही हैं वो सब चीजें सबसाइड हो जाएंगी, हमारे तीनों ही दोषा बैलेंसिंग अवस्था में आ जाएंगे। तो वी हैव टू प्लान मिनिमम ऑफ 7 डेज, हमें प्लान करना है कायाकल्प पैकेज, जिसमें हम अभ्यंगम स्वेदन फॉर द नरिशमेंट ऑफ बॉडी, वात पित्त कफ को बैलेंसिंग करने के लिए स्नेहन देंगे। इसके साथ साथ इंटरनल स्नेहन भी हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कायाकल्प में। एक्सटर्नल हम दे रहे हैं, इसके साथ इंटरनली देंगे, चाहे वो गोघृत की फॉर्म में दे या आप कोई भी अश्वगंधादि घृत है, बला घृत है, बला तेल है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। क्लासिकल पंचकर्म, नेक्स्ट आता है मिसलिनियस पंचकर्म, मिसलिनियस प्रोसीजर। आजकल बहुत सारे मिसलिनियस प्रोसीजर जो है वो किए जाते हैं। जैसे पिचू धारण है, हम पिचू डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे कर सकते हैं। पहले हृदय बस्ती, नाभि बस्ती, कटी बस्ती ये दी जाती थी। अब पर्टिकुलर एरिया में जहां पे पेशेंट को पेन हो रहा है, उसी जगह पे हम लोकलाइज्ड एरिया पे भी बस्ती को बना के सिमिलर वहीं पे 45 मिनट तक ऑयल को रिटेन कर सकते हैं, जिससे मसल का स्पैज्म कम हो जाता है पेशेंट को, और पेन जो है उसका कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हम पेशेंट को हॉट बॉटल बैग से स्टीमिंग करने के लिए बोलते हैं कि गर्म पानी की बॉटल से वो स्टीम ले लें, उससे क्या होता है? जैसे वो हॉट फर्मेंटेशन करता है तो हमारी मसल्स के अंदर का स्पैज्म रिलीज हो जाता है। सिमिलर लाइक दैट बहुत सारे मिसलेनियस प्रोसीजर्स हैं जो पंचकर्म में इंड्यूस्ड हो गए हैं, जिसको हम मतलब क्लासिकल, इट्स नॉट कम्स अंडर द क्लासिकल पंचकर्म। तो डे टू डे लाइफ में जैसे हम पेशेंट्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर्स को हम एड ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पिचूज, डिफरेंट टाइप ऑफ लेपम्स से। अब अग्निकर्म में भी देयर इज अ विधकर्म, अग्निकर्म का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, इसमें विधकर्म को निडल्स को पंच करके जहाँ पे पेशेंट को पेन है वहां पे मस्कुलर एरिया में हम विधकर्म को कर सकते हैं। दे आर ऑल द प्रोसीजर्स आर कम मिसलेनियस प्रोसीजर्स। तो आपके पंचकर्म के सारे ही पूरे इस कोर्सेज में आपको क्लासिकल पंचकर्म, केरलीय पंचकर्म, कायाकल्प पंचकर्म और मिसलेनियस प्रोसीजर, जिसमें हमारा अग्निकर्म, सीधा विद्या, डिफरेंट टाइप ऑफ अग्निकर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ अलाबू चिकित्सा, कपिंग थेरेपीज, वो सब इंक्लूड रहेगा।
नेक्स्ट इज द क्लासिकल पंचकर्म में क्या है, दैट इज ए थेरेपेटिक वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। नाउ विद दिस पिक हमें दोषास के एग्रीवेशन को देखना है, कौन सी स्थान में दोष एग्रीवेट हो रहे हैं। अगर पेशेंट को ऊर्ध्वगत, अगर यहाँ पे अपर पार्ट हेडेक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या प्रतिशाया है, जीर्ण प्रतिशाया है, इस कंडीशन में हमें नस्यम को ही एडवाइस करना है। वमन, वमन हमें कौन से केसेस में करना है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास, कास, इसमें हमें वमन को देना है। देयर इज अ टाइप ऑफ वमन, टाइप ऑफ कास, श्वास से तमक श्वास, तमक श्वास का चिकित्सा सूत्र में लिखा है तमक टू विरेचनम, तमक श्वास में हमें वमन नहीं देते, विरेचन देते हैं। तमक श्वास और मेन श्वास इज ऑफ 5 टाइप्स, वात, पित्त, कफज, महाश्वास। जैसे हमें तमक श्वास का जो पेशेंट होता है वो बैठने पर उसको कंफर्टेबल रहता है, जैसे वो लेटता है उसका ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है। तो वी हैव टू डायग्नोज अकॉर्डिंग टू द पंचकर्मा कि कौन से प्रोसीजर्स हम इस डिजीज में इंडिकेटेड हैं। अगर पेशेंट को आमाशयगत कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैटी लीवर आ रहा है, या उसकी पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, आमाशयगत रोगास है, यकृतगत रोगास है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को विरेचन के लिए प्लान करेंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन लेआउट जिससे यू कैन गेट द आइडिया। नेक्स्ट इज अ वात। अगर बॉडी में हमारे लोअर पार्ट पे दोषास बढ़ रहे हैं, इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, एनल में ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका आईबीएस का पेशेंट है, पॉन्स डिजीज का पेशेंट है, या एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, या पेशेंट को इन्फ्लामेशन कंडीशंस हो गई हैं लोअर एब्डोमेन में, या उसको इनफर्टिलिटी का केस है, उस कंडीशंस में हमें बस्ती के लिए ट्रीटमेंट प्लान करना है। अगर पेशेंट को लंबार पेन है, सियाटिका है, उस कंडीशन में भी हमें पेशेंट को बस्ती ही प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ से नीचे के हिस्से में जितनी भी डिजीजेस हैं उसमें हमें पंचकर्म में बस्ती प्लान करनी है। क्लासिकल अकॉर्डिंग टू चरक एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम पंचकर्म नहीं देते हैं, दैट इज ए उरुस्तंभा। उरुस्तंभ डिजीज में पंचकर्म इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बेसिक अबाउट द वमन, वमन क्या प्रोसीजर है। वमन दोषास को उत्क्लेश करके मुंह के रास्ते से वॉमिट करना। अब किस कंडीशंस में हम वमन करवा सकते हैं, प्रतिशाया में, कास में, यहाँ नव ज्वर मेंशन किया हुआ है, दैट इज ए एक्यूट फीवर। अगर पेशेंट को इंडाइशन है और एक्यूट फीवर हो रहा है तो हल्का सा वमन, गर्म पानी से, सलाइन वाटर से इसको सद्य वमन करवा सकते हैं हम पेशेंट को। स्किन डिजीजेज में हमें पेशेंट को वमन ही करवाना चाहिए, क्योंकि स्किन में हम पेशेंट का रक्त और पित्त दोनों ही विषेटेड रहते हैं, तो हमें पेशेंट को विरेचन भी प्लान कर सकते हैं और वी कैन प्लान फॉर द वमन प्लान करेंगे पेशेंट को अगर कंडू ज्यादा है, क्योंकि जहां पे भी स्किन डिजीज में इचिंग ज्यादा हो रही है तो कंडू इचिंग इज अ मेन सिम्टम ऑफ कफ का एकमुलेशन। अगर जहां पे हमारी बॉडी में कफ का एकमुलेशन, क्योंकि कंडू जो है वो पित्त की वजह से कभी नहीं होता, पित्त की वजह से आपको रैशेज आएंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी, बट जहां पे हमारा कफ का एकमुलेशन होगा वहीं पेशेंट को कंडू होगा। अगर पेशेंट अर्टिकेरिया रैशेज से आता है या सोरियासिस से आता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, उस कंडीशन में वी कैन एडवाइज हम पेशेंट को वमन प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज इंडाइशन। इंडाइशन का वो एक्यूट इंडाइशन का केस है तो उस कंडीशन में भी हम डायरेक्ट सलाइन वाटर से पेशेंट को वमन प्लान कर सकते हैं। अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया स्किन डिजीजेस में पेशेंट को वमन दिया जा सकता है। ओबेसिटी में वमन दिया जा सकता है। हृदय रोगा में, हृदय रोगा में क्योंकि वहां हृदय स्थान ऑफ कफ एंड रक्त, हृदय का जो स्थान है वो भी कफ और रक्त का स्थान है, तो हृदय में भी हम डायरेक्ट वमन पेशेंट को करा सकते हैं। हमें ये देखना है एक्यूट एंजाइना की पेन ना हो। अगर पेशेंट क्रॉनिक हिस्ट्री लेके आया है हृदय रोग का तो आप उसमें वमन दे सकते हैं। नेक्स्ट विरेचन। विरेचन किस किस कंडीशंस में कराया जा सकता है, दैट इज अ जीर्ण ज्वर में। स्किन डिजीजेस में हम विरेचन करवा सकते हैं। पित्त का एग्रीवेशन है तो वी कैन गिव द विरेचन। डिजीजेस ऑफ मैम, डिजीजेस में हम विरेचन दे सकते हैं। पेशेंट को उदावर्त हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में वी कैन प्लान फॉर द विरेचन।
पाइल्स के पेशेंट में अगर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, शुष्क अर्श है, यहाँ पे में हमें देखना है कि शुष्क अर्श है या आर्द्र अर्श है। शुष्क अर्श में वी कैन प्लान द विरेचन। जॉन्डिस के केस में, एक्यूट जॉन्डिस जिसका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बड़ा हो, उस कंडीशन में हमें विरेचन नहीं प्लान करना है। मृदु विरेचन